Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ रहे हैं BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसकी सेकंड बुक मैकेनिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं और इसके फर्स्ट बुक के लेक्चर्स देखने हैं तो उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 2 सेकंड बुक का मैकेनिक्स, जिसका नेम है सेकंड बुक, उसका लेक्चर नंबर 3 ये है। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे और उनके टॉपिक्स भी जाने थे। आज हम इसमें और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरा यही सजेशन है आपको कि अगर आपने पहले इसके प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले इसके प्रीवियस के लेक्चर देख लें इस चैप्टर के, तभी ये वाला लेक्चर भी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में। अब हम पढ़ेंगे आज इसमें एक न्यू टॉपिक, जिसका नेम है टेंजेंशियल वेलोसिटी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टेंजेंशियल वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में जितनी भी वेलोसिटीज़ बताई थी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, उन सब की डेफिनेशंस भी बताई थी और फिर उसके फॉर्मूले बताए थे। बट मेनली आपको क्वेश्चंस में यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ इनके फॉर्मूलेस का। तो आज मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ उनके फॉर्मूले बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt, या इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ये कह सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी को लिख सकते हैं ds/dt। सेकंड आती है नॉर्मल वेलोसिटी। क्या आती है? नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी जो होती है किसी पार्टिकल की किसी प्लेन में, वो क्या होती है? 0। ठीक है, जैसे इसके क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं आगे। जिस तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, उसी तरह से टेंजेंशियल एक्सलेरेशन भी होता है। टेंजेंशियल एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। टेंजेंशियल एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं dv/dt। तो इसको इस तरह से रखते हैं d/dt, और v जो होती है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt। तो टेंजेंशियल एक्सलेरेशन को इस तरह से लिख सकते हैं d2s/dt²। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन सब का यूज़ अभी होगा, ठीक है, क्वेश्चंस में। और टेंजेंशियल एक्सलेरेशन को एक तो ये लिख सकते हैं d2s/dt², और एक टेंजेंशियल एक्सलेरेशन को इस तरह से भी लिख देते हैं dv। आप और करके लिख लें dv/dt, यानी कि dv/dt लिख सकते हैं। और इसको इस तरह से खोला है तो dv/dt को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ds से मल्टीप्लाई एंड dh से डिवाइड करा देते हैं। ds से मल्टीप्लाई एंड dh से डिवाइड कराने पर ds/dt क्या बनेगा? v, और dv/ds एज इट इज़ v dv/ds भी लिख सकते हैं। एक ये लिख सकते हैं v dv/ds, एक ये लिख सकते हैं d2s/dt²। किसको? टेंजेंशियल एक्सलेरेशन को। अब आगे आता है आपका नॉर्मल एक्सलेरेशन। तो नॉर्मल एक्सलेरेशन क्या होता है? किसी पार्टिकल का जो कि मोशन में है, उसका होता है v²/ρ। क्या होता है? v²/ρ। और एक चीज़ और होती है, वो होता है रिजल्टेंट एक्सलेरेशन। हमने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में रिजल्टेंट एक्सलेरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर रिजल्टेंट एक्सलेरेशन में जो चीज़ें ऐड हुई थी वो था ट्रांसफर एक्सलेरेशन और रेडियल एक्सलेरेशन। लेकिन यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? टेंजेंशियल एक्सलेरेशन एंड नॉर्मल एक्सलेरेशन। तो यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सलेरेशन का फॉर्मूला बनेगा वो इन दोनों को ऐड करने से ही बनेगा, यानी कि टेंजेंशियल एक्सलेरेशन इस तरह से आप लिख सकते हैं शॉर्ट में का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सलेरेशन का होल स्क्वायर। विद इन अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सलेरेशन कितना होता है? d2s/dt², d2s/dt का होल स्क्वायर एंड प्लस नॉर्मल एक्सलेरेशन होता है v²/ρ का होल स्क्वायर। जब रिजल्टेंट एक्सलेरेशन का यूज़ करने को बोलें और आपको नॉर्मल एक्सलेरेशन और
टेंजेंशियल एक्सलेशन दिया हो तो क्या करते हैं, दोनों की स्क्वायरिंग करके उनको ऐड करते हैं अंडर रूट में। सो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो आप अब इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अगर आपको बाकी सारी चीज़ें तो पता होंगी, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, टी टाइम होता है, वी वेलोसिटी होती है, बस यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है, यहाँ पर ये साइन जो मैंने बनाया है यह है रो, एंड रो जो होता है वो डिनोट करता है रेडियस कर्वेचर को, रेडियस कर्वेचर को। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हो गया है, ये सारे फॉर्मूले हो गए हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व, एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है एक प्लेन कर्व में, उसकी वेलोसिटी वेराइज, वेरीज का मतलब होता है प्रपोर्शनल। प्रीवियस वाले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें लिखा था वेरीज, वेरीज का मतलब होता है प्रपोर्शनल, एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट के रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रपोर्शनल है उस पॉइंट की वेलोसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको गिवन है वही चीज़ को हम लिखते हैं। इन्होंने बोला है किसी पॉइंट की वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी को हमने लाइट कर लिया है v, तो किसी पॉइंट की वेलोसिटी है जो प्रपोर्शनल है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है रो, वेलोसिटी होती है v, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो रही है रो। इन्होंने बोला है वेरीज करती है, इसके प्रपोर्शनल है, तो मैंने लिख दिया v प्रोपोर्शनल टू रो। आगे इन्होंने बोला है शो दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, हमें दिखाना है कि जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी विद एंगुलर वेलोसिटी, वो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, v प्रोपोर्शनल टू रो, और ये सबको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, मैंने यहाँ पर ले लिया है k, रो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हमने डिनोट कर दिया है k से। ठीक है, तो v इक्वल्स टू k रो। अब v की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होता है, ds अपॉन dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v को हम लिख सकते हैं ds ओवर dt, एंड k रो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है जिसका फॉर्मूला होता है ds अपॉन डी साई, ये इसका फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है रो जिसका फॉर्मूला होता है ds अपॉन डी साई। अगर नहीं पता तो साइड में लिख लें, ds अपॉन डी साई हमने लिख लिया है। अब देखिए ds से ds कैंसिल, कितना बचेगा, ये डी साई इधर चला जाएगा, डी साई डिवाइड में है, इधर ऊपर चला जाएगा, डी साई अपॉन डी टी इक्वल्स टू के, डी साई अपॉन डी टी इक्वल्स टू के। तो डी साई अपॉन डी टी जो है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी का, बिकॉज साई एक तरह का एंगल है, तो डी साई अपॉन डी टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू के, जो कि हमें लानी थी कॉन्स्टेंट, आ गई है कॉन्स्टेंट। सो ये क्वेश्चन कितना बड़ा था और देखने में लग रहा था डिफिकल्ट है, बट ये 4 लाइन्स में इसका आंसर हो गया, बहुत सिंपल था कि अगर वेलोसिटी प्रपोर्शनल है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, फिर एक प्रपोर्शनल का साइन हट के कॉन्स्टेंट आया, ds से ds कैंसिल, v का फॉर्मूला है ds अपॉन डी टी, रो का फॉर्मूला होता है ds अपॉन डी साई, फिर डी साई अपॉन डी टी इक्वल्स टू के, कॉन्स्टेंट के इक्वल आ गया, k को हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट, k इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखते हैं। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन नोट किया है, इसको समझते हैं। अ पॉइंट डिस्क्राइब अ साइक्लॉइड, एक पॉइंट है जो डिस्क्राइब कर रहा है साइक्लॉइड को, इसका मतलब है एक पॉइंट का इस तरह से मोशन हो रहा है कि वो उसका जो पाथ है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, साइक्लॉइड को। साइक्लॉइड की इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू के 4a साइन साई विद यूनिफॉर्म स्पीड v, यानी कि जब पॉइंट जो है वो मोशन कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड v। फाइंड इट्स एक्सलेशन एट एनी पॉइंट, तो उसके पाथ पर किसी भी पॉइंट पर जो साइक्लॉइड बन रहा है उसकी किसी भी पॉइंट पर हमें उस पॉइंट का एक्सलेशन फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसको क्वेश्चन को करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको गिवन है हम उसी का यूज़ करते हैं। सो आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड कितनी गिवन है, s इक्वल्स टू के 4a साइन साई, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू साई। सो ऑन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू साई, साई के रेस्पेक्ट में इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे एंगल में मुझे साई दिखा। डिफ्रेंसिएशन करूँगी ds अपॉन
डी साई इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है तो 4a एज इट इज साइन साई का डिफ्रेंसिएशन कॉस साई। ये मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया है। अब डी एस अपॉन डी साई होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर रो। अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यहाँ बताया था मैंने आपको रो इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी साई। तो यहाँ पर भी हम डी एस अपॉन डी साई के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, रो इक्वल्स टू के 4a कॉस साई। ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर बात की थी यूनिफॉर्म स्पीड v, यूनिफॉर्म स्पीड v, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड v का मतलब है v का मतलब कितना है, डी एस अपॉन डी टी फॉर्मूला होता है। और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है अगर आपको यूनिफॉर्म स्पीड दी है तो उसका एक्सलेशन ज़ीरो होता है, यानी कि एक्सलेशन से मतलब है फॉर्मूला होता है एक्सलेशन का d2s/dt², वो आपको ज़ीरो गिवन है। जब जब क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्पीड लिखा होगा एक्सलरेशन ज़ीरो होगा। सो यहाँ पर एक्सलेशन कितना है, ज़ीरो, और ये एक्सलेशन है। आपसे पूछा है एक्सलेशन एट एनी पॉइंट फाइंड इट्स एक्सलेशन, तो इसका एक्सलेशन पूछा है तो यहाँ पर आपको बताया नहीं है कौन सा एक्सलेशन पूछा है, टेंजेंशियल एक्सलेशन पूछा है या नॉर्मल एक्सलेशन पूछा है। तो यहाँ पर जब बताया नहीं है क्वेश्चन में पर्टिकुलर, अगर पूछेंगे तो आपको दिया होगा कि नॉर्मल एक्सलेशन फाइंड करिए या फिर टेंजेंशियल एक्सलेशन, लेकिन जब जब सिर्फ और सिर्फ एक्सलेशन लिखा होगा उसका मतलब है आपको वहाँ पर रिजल्टेंट एक्सलेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट एक्सलेशन, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। रिजल्टेंट एक्सलेशन का क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सलेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सलेशन का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर जो ये वाला एक्सलेशन ज़ीरो आया है, ये जो एक्सलेशन आया है यह है टेंजेंशियल एक्सलेशन। सो आप लिख लें यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सलेशन इज ज़ीरो। अब बात आती है नॉर्मल एक्सलेशन की, तो हम नॉर्मल एक्सलेशन फाइंड करते हैं। सो नॉर्मल एक्सलेशन कितना आता है देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल एक्सलेशन का फॉर्मूला कितना होता है, तो नॉर्मल एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है v² अपॉन रो। ये होता है v² अपॉन रो। सो v² तो एज इट इज़ है, रो की वैल्यू अभी देखिए यहाँ पर हमने फाइंड की थी क्वेश्चन में, यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। रो की वैल्यू 4a कॉस साई, 4a कॉस साई, मैंने यहाँ पर रो की वैल्यू पुट कर दी है 4a कॉस साई। सो ये मेरा फाइंड हो चुका है नॉर्मल एक्सलेशन। ठीक है, अब हम डायरेक्ट किस में रखते हैं, रिजल्टेंट एक्सलेशन में रखते हैं इनकी वैल्यू। रिजल्टेंट एक्सलेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया क्या होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सलेशन ज़ीरो है, ज़ीरो का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सलेशन है v² अपॉन 4a कॉस साई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल्स टू में ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा v, अभी मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूँ, v का स्क्वायर ओवर 4a कॉस साई का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्यों लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा v² अपॉन 4a कॉस साई, इसका होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा v² अपॉन 4a कॉस साई। ये आगे रिजल्टेंट एक्सलेशन। बट जो इसका आंसर है, वैसे तो यही इसका आंसर है, इसका आंसर दे रखा है s के टर्म में, तो साई के टर्म्स में आंसर नहीं है, s के टर्म्स में। तो उसके लिए देखिए कैसे कन्वर्ट कराना, v² अपॉन 4a कॉस साई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर साई विद इन अंडर रूट। ये आइडेंटिटी होती है टिग्नोमेट्री की, कॉस साई को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन साई, ये आप पढ़ चुके होंगे टिग्नोमेट्री में। उसके बाद v² एज इट इज़, 4a एज इट इज़, 1 एज इट इज़ माइनस साइन साई, साइन साई की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, साइन साई की वैल्यू अगर हम यहाँ से इस वाली इक्वेशन से साइन साई की वैल्यू निकालते हैं तो साइन साई की वैल्यू आएगी s अपॉन 4a, s अपॉन 4a हम यहाँ पर पुट करेंगे साइन साई की वैल्यू का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन से जो आपको गिवन थी साइक्लॉइड इक्वेशन, उससे हमने साइन साई की वैल्यू निकाली है s अपॉन 4a। यहाँ पर हमने साइन साई के प्लेस पर रख दिया s अपॉन 4a, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसका हो गया स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, v² अपॉन 4a बाहर का एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन s का s स्क्वायर, 4a का 16a स्क्वायर। क्लियर, और सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे यहाँ पर। सो
वी स्क्वायर 4a एज इट इज़ अंडर रूट में 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर। अब वी स्क्वायर एज इट इज़ 4a, ये अंडर रूट में रहेगा 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। 16a स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो बनाएगा 4a। 16a स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो बनाएगा 4a। अब 4a से 4a कैंसिल, कितना बचा है वी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। और यही आंसर है इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझ समझ के करने हैं। ये क्वेश्चन मैंने और नोट किया है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन और बता रही हूँ। क्वेश्चन है इफ़ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व बी कांस्टेंट। ये बोल रहे हैं किसी पार्टिकल का जो टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट। थ्रो आउट प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट टी इज गिवन बाय रो इक्वल्स टू AT प्लस बी का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का मीनिंग यही है कि एक पार्टिकल का टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है, और हमें प्रूफ करके लाना है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, रो। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू इतनी आएगी, रो इक्वल्स टू के AT प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करके लाना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल्स टू AT प्लस बी स्क्वायर आना है। तो क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही। सो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में बोला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो मैं लिख देती हूँ लेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, कितना है, कांस्टेंट है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैंने अभी पीछे ही बताया आपको यहीं पर जब स्टार्टिंग में वीडियो में कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt लिखते हैं। क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt। सो मैंने वही लिख लिया है, dv अपॉन dt क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पर मैं एक टर्म ले लेती हूँ लैम्डा, लैम्डा एज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने ये चीज़ ली है। दूसरा इन्होंने बोला था नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। सो मैं यहाँ ले रही हूँ नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है ये भी बता चुकी हूँ, वी स्क्वायर अपॉन रो। सो हम उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, वी स्क्वायर अपॉन रो। इसको मैं बोल दे रही हूँ म्यू। एक टर्म लैम्डा ले लिया, एक टर्म ले लिया म्यू। ये भी कैसा टर्म है, कांस्टेंट, ठीक है। दोनों टर्म्स इन्होंने बोले थे कांस्टेंट है। अब क्या करती हूँ मैं, इन दोनों को ये बनाने के लिए इनका इंटीग्रेशन करती हूँ। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन एंड देन इसको बोल दिया मैंने सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट वाली को फर्स्ट एंड सेकंड वाली को सेकंड। सो यहाँ लिखती हूँ ऑन इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन को करने का यही फॉर्मेट है, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, dv अपॉन dt लिखा है, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन कैंसिल, v इक्वल्स टू लैम्डा इज अ कांस्टेंट टर्म, t के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। सो लैम्डा t एक कांस्टेंट अटैच हो जाता है c। इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, dv ओवर dt लिखा है, इंटीग्रेशन करने पर डिफ्रेंसिएशन कैंसिल हो जाता है v। लैम्डा इज अ कांस्टेंट टर्म, सो लैम्डा के साथ अटैच हो जाएगा t बिकॉज हमने विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में क्या है, एंड एक कांस्टेंट अटैच हो जाता है c। v की वैल्यू हमको कितनी मिलती है, लैम्डा t प्लस c यहाँ से। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, वी स्क्वायर अपॉन रो में v के प्लेस पर पुट कर देंगे। सो फ्रॉम सेकंड में हम v के प्लेस पर v की वैल्यू को पुट करेंगे। सो वी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल्स टू के म्यू लिखा है, ठीक है। सो मैं इसको इस तरह से लिख दे रही हूँ रो इक्वल्स टू के वी स्क्वायर अपॉन म्यू। रो को इधर भेज दिया है, म्यू को इधर लिया है। म्यू क्यों किया है मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर मुझे रो की वैल्यू निकालनी है, रो की वैल्यू ही शो करके लानी है। तो मैं रो को इक्वल्स में लिख दे रही हूँ, रो इक्वल्स टू के वी स्क्वायर म्यू। अब मैं इजीली रो को रो एज इट इज़, वी स्क्वायर के प्लेस पे लैम्डा टी प्लस सी का होल स्क्वायर ओवर म्यू।
इस तरह से लिख दिया है मैंने। अब इसको इस तरह से लिख दिया है मैंने। इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखिए रो इक्वल्स टू के, इसके साथ स्क्वायर में ले लेती हूँ, लैम्डा टी अपॉन अंडर रूट म्यू प्लस सी बाय अंडर रूट म्यू का होल स्क्वायर। म्यू को स्क्वायरिंग के अंदर लिखने के लिए, म्यू अकेला था, स्क्वायर में नहीं था, सिर्फ ऊपर स्क्वायर लग रहा था, नीचे पूरे में स्क्वायर करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे पूरे में स्क्वायर दिख रहा है, मैंने क्या किया, अंडर रूट म्यू लिख दिया। तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर से म्यू ही बन जाएगा। सो इसलिए मैंने अंडर रूट म्यू लिख दिया एंड अंडर रूट म्यू लिख दिया। रो इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन अंडर रूट म्यू को हम अगर ए कंसिडर कर लेते हैं, ए टी प्लस सी, इसको हम बी कंसिडर कर लेना है, बी का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करके लाना था हमें, देखिए यह आ गया है। मतलब वेयर आप लिख भी सकते हैं ए इक्वल्स टू लैम्डा बाय अंडर रूट म्यू एंड बी इक्वल्स टू सी बाय अंडर रूट म्यू। ए के प्लेस पे ये है एंड बी के प्लेस पे ये है। पूरे कांस्टेंट टर्म को भी हमने एक न्यू कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, ए। लैम्डा बाय अंडर रूट म्यू को ए कंसिडर कर लिया एंड सी बाय अंडर रूट म्यू को बी कंसिडर कर लिया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, हैंस प्रूव। इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होंगे। आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।